डियर स्टूडेंट, आज हम एल्केनो में इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट संक्रमण अवस्था व मध्यवर्ती का अध्ययन करेंगे। ध्यान रखना बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसके हम अलग अलग स्टेप का अध्ययन करेंगे। तो जैसे किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक का उत्पादों में परिवर्तन एक या एक से अधिक पदों में संपन्न होता है। एक ही पद में संपन्न होने वाली किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई इंटरमीडिएट यौगिक नहीं बनता है, लेकिन क्रियाकारी अणुओं की इतना ऊर्जा होती है कि वो ऊर्जा के हाईएस्ट पॉइंट शीर्ष वाले स्तर तक पहुंच जाते हैं। तो अणुओं की उच्चतम ऊर्जा जो हाईएस्ट एनर्जी होती है वाली अवस्था को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था कहते हैं। यह अवस्था क्रियाकारक तथा उत्पाद के बीच की ऐसी अवस्था होती है जिसमें क्रियाकारक का बंध पूर्णतः टूटा हुआ नहीं होता और न ही बंध पूर्णतः बना हुआ नहीं होता। जैसे एक अभिक्रिया दे रखी है, क्रियाकारक है ABC, जब इसका उत्पाद बनता है AB+C तो इसके बीच में एक अवस्था बनती है जिसको संक्रमण अवस्था कहते हैं। संक्रमण अवस्था में देखिए आप, A परमाणु B के साथ में डॉटेड लाइन से दर्शा रखा है, बंध बना रखा है, और B परमाणु C के साथ में डॉटेड लाइन से बंध दर्शा रखा है। तो ये संक्रमण अवस्था है जिसमें AB बंध पूर्णतः बना हुआ नहीं है व BC बंध पूर्णतः टूटा हुआ नहीं है। तो इस प्रकार की अवस्था जो हाईएस्ट एनर्जी वाली अवस्था होती है, उच्चतम ऊर्जा वाली अवस्था होती है, उसको हम कहते हैं संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, क्रियाकारक से उत्पाद बनने के बीच की जो अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं? संक्रमण अवस्था। आगे है, जब तक संक्रमण अवस्था नहीं आती उत्पाद नहीं बन सकता। ठीक है, संक्रमण अवस्था में बंध टूटने, नए बंध बनने की प्रक्रिया ये एक साथ चलती रहती है, अतः वह उच्चतर ऊर्जा स्तर का होता है। इस अवस्था में आने के लिए अणुओं को संकीर्ण ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। किसी अभिक्रिया के लिए डेल्टा H का मान तो क्रियाकारक व उत्पाद की ऊर्जा का अंतर होता है, किंतु उसके लिए संकीर्ण ऊर्जा का मान क्रियाकारक व संक्रमण अवस्था की ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। जैसे चित्र में दर्शा रखा है बच्चों, डेल्टा H का मान क्रियाकारक की ऊर्जा उत्पाद की ऊर्जा का अंतर होता है। जब कोई अभिक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न होती है तो उसमें मध्यवर्ती यौगिक बनते हैं। अब मध्यवर्ती का नीचे वाले ग्राफ में दर्शा रखा है एक से अधिक, तो इसके अंदर दो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, TS1 TS2, और एक मध्यवर्ती का निर्माण होता है। ये जो खड्डा सा बनता है, ये जितना गहरा होता है मध्यवर्ती उतना ही स्थायी होता है। इस स्थिति में दो हाईएस्ट पॉइंट बनते हैं, शीर्ष बन जाते हैं, जिसको हम दो संक्रमण अवस्था बनेगी। एक संक्रमण अवस्था होती है क्रियाकारक के मध्यवर्ती बनने में, दूसरी संक्रमण अवस्था, ध्यान रखना बच्चों, मध्यवर्ती से उत्पाद बनने के बीच की होती है। इस प्रकार हम निम्न प्रकार से संपन्न होती है। क्रियाकारक का संक्रमण अवस्था में TS1 मध्यवर्ती बना, मध्यवर्ती का TS2 से उत्पाद का बनना। तो इस प्रकार से मध्यवर्ती, तो ये ध्यान रखना, संक्रमण अवस्था मध्यवर्ती का यदि आपसे अंतर पूछ लेगी दोनों में भिन्नता क्या है, तो हम लोग इस तरीके से बताएंगे। संक्रमण अवस्था, इसकी ऊर्जा उच्चतम शीर्ष होती है, ठीक है, जबकि मध्यवर्ती में हमने देखा ना, इसकी ऊर्जा दो उच्चतम शीर्ष के मध्य में स्थित होती है, तो इसका मान दोनों की ऊर्जा से कम होता है। संक्रमण अवस्था यह एक पद वाली अभिक्रिया में उच्चतम ऊर्जा वाली व्यवस्था है जिसमें कुछ बंध टूटने की प्रक्रिया में होते हैं जबकि कुछ अन्य बंध बनने की प्रक्रिया में होते हैं। मध्यवर्ती में देखा होगा बच्चों आपने, यह है दो पदों वाली अभिक्रिया में बनने वाली ऐसी स्पीसीज है जिसमें समस्त बंध पूर्ण अवस्था में होते हैं, जिसकी ऊर्जा उत्पाद से तो उच्च होती है लेकिन दो संक्रमण अवस्थाओं से कम होती है। थर्ड पॉइंट है, इसे पृथक नहीं किया जाता,
जबकि मध्यवर्ती इसे कुछ विशेष परिस्थितियों में आइसोलेट पृथक किया जा सकता है। ध्यान से पढ़ना बच्चों संकीर्ण अवस्था मध्यवर्ती अवस्था में अंतरों को। ठीक है, आगे है अभिक्रियाशीलता एवं वर्णनात्मकता, जिसको हम रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी कहते हैं। तो क्या होता है अभिक्रियाशीलता वर्णनात्मकता? कोई अभिक्रिया कितनी तीव्रता से संपन्न हो और उसमें कौन सा उत्पाद बने, इसे अभिक्रियाशीलता एवं वर्णनात्मकता कहते हैं। किसी अभिक्रिया में क्रियाकारक एवं उत्पाद की ऊर्जा, विभिन्न पदों की संक्रमण अवस्था की ऊर्जा एवं उत्पादों के स्थायित्व से उसकी अभिक्रियाशीलता एवं वर्णनात्मकता का निर्धारण होता है। तो हम कह सकते हैं किसी अभिक्रिया में दो अथवा अधिक उत्पाद बनने की संभावना हो तो प्रमुखता से कौन सा उत्पाद बनेगा, ये उस अभिक्रिया की वर्णनात्मकता कहलाती है। ठीक है बच्चों, किसी अभिक्रिया में जब हमारे दो या अधिक उत्पाद बनते हैं तो कौन सा उत्पाद अधिक मात्रा में बनेगा, तो वो क्या कहलाता है, उस अभिक्रिया की वर्णनात्मकता या सिलेक्टिविटी, सेलेक्ट करने की वर्णनात्मकता। उदाहरण हमको दे रखा है, जैसे एल्केनों के हैलोजनीकरण की क्रियाशीलता का हम स्टडी करते हैं, तो हमको ध्यान है ये मुक्त मूलक के स्थायित्व की व्याख्या करेंगे, क्योंकि इन अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती एल्किल मुक्त मूलक बनते हैं। एल्किल मुक्त मूलक तीन प्रकार के होते हैं। प्राइमरी, जिसमें कार्बन परमाणु कार्बन मुक्त मूलक परमाणु पर एक कार्बन से जुड़ा होता है। द्वितीयक, दो कार्बन परमाणु से। तृतीयक में तीन कार्बन परमाणु से मुक्त मूलक जुड़ा रहता है। सरलतम एल्केनों के लिए हम इन्हीं प्रकार से दर्शाते हैं, जैसे मेथिल मुक्त मूलक CH3 मुक्त मूलक तो 1 डिग्री, और 2 डिग्री मुक्त मूलक होगा 3 डिग्री मुक्त मूलक, नीचे वाली स्पीसीज दर्शा रखा है 3 डिग्री मुक्त मूलक, तो 1 डिग्री मुक्त मूलक, 2 डिग्री मुक्त मूलक, 3 डिग्री। इन सब अभिक्रियाओं में RH बंध टूटकर R+H मुक्त मूलक बना लेते हैं। अतः डेल्टा H उस ऊर्जा का मान है जो RH बंध तोड़ने के लिए आवश्यक होती है। तो हम इसमें देखते हैं बच्चों कि मेथिल मुक्त मूलक से तृतीय मुक्त मूलक तक डेल्टा H का मान क्रमशः घटते जाते हैं, मतलब डेल्टा H का मान कम होता जाता है, ऊर्जा का मान कम होता जाता है। तो हम कह सकते हैं जो तृतीय मुक्त मूलक होता है इसकी ऊर्जा का मान सेकेंडरी और प्राइमरी से कम होता है। ठीक है, तो आगे है किसी मूलक के बनने में यदि कम ऊर्जा की आवश्यकता है तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि मूल एल्केन व उस मुक्त मूलक की ऊर्जा में कम अंतर है, अर्थात वह मुक्त मूलक कम ऊर्जा स्तर पर है। तो कोई स्पीसीज, ध्यान रखना बच्चों, जितनी कम ऊर्जा की होती है उतनी ही आसानी से वह बनती है, अर्थात उतनी ही उसके निर्माण की वर्णनात्मकता होती है और उतना ही अधिक उसका स्थायित्व होता है। जैसे हमने तृतीयक मुक्त मूलक को देखा तो इसकी ऊर्जा का मान डेल्टा H का मान कम है प्राइमरी से, तो हम कह सकते हैं मुक्त मूलक की सरलता और स्थायित्व का बढ़ता हुआ क्रम निम्न प्रकार से होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, तो इस निम्न प्रकार से ऊर्जा अवस्था चित्र द्वारा दर्शाया गया है। तो सबसे पहले 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, तो सबसे पहले कौन सा बनेगा, सबसे अधिक मात्रा में कौन सा बनेगा, सबसे अधिक मात्रा में 3 डिग्री वाला मुक्त मूलक का व्युत्पन्न बनेगा, फिर सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का। ठीक है, अब हम नीचे देखते हैं हाइड्रोजन परमाणुओं का नामकरण उन कार्बन परमाणुओं पर आधारित होता है जिसपे वे जुड़े हुए हों। जैसे अतः उन हाइड्रोजन परमाणु को प्राथमिकता कहते हैं जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए, इसी प्रकार 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब हम नीचे रिएक्शन पे ध्यान देते हैं, हैलोजनीकरण करा रहे हैं हम प्रोपेन का, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, 2 क्लोरीन। ठीक है, तो हमको क्या प्राप्त हुए, 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन। तो ध्यान रखना बच्चों, इसके अंदर हमको अधिक मात्रा में क्या प्राप्त हुआ,
हैलोजनीकरण कराने पर प्रोपेन का हमको 2 क्लोरोप्रोपेन 56% 56%, तो क्या प्राप्त हुआ 2 क्लोरोप्रोपेन, और 1 क्लोरोप्रोपेन कितना हुआ 44%। तो सबसे अधिक मात्रा में 2 क्लोरोप्रोपेन प्राप्त होता है। इसकी क्रियाविधि निम्न प्रकार की होती है। तो 1 क्लोरोप्रोपेन प्रोपेन की अभिक्रिया कराई क्लोरीन हैलोजन से, तो 1 डिग्री मुक्त मूलक बना, और 1 डिग्री मुक्त मूलक से यहाँ से क्लोरीन, तो हमको 1 क्लोरोप्रोपेन का निर्माण होता है। बच्चों ध्यान से देखना इसकी क्रियाविधि को। हमने प्रोपेन, जब इसका HCl इसमें से निष्कासन होकर के हमको 1 डिग्री मुक्त मूलक प्राप्त हुआ। जो 1 डिग्री मुक्त मूलक पे जब क्लोरीन आकर जुड़ेगी तो हमको 1 क्लोरोप्रोपेन प्राप्त होता है। इसी तरह से 2 मुक्त मूलक में हमको 2 क्लोरोप्रोपेन प्राप्त होता है। तो यहाँ ध्यान रखना बच्चों, यहाँ प्राथमिक और द्वितीयक हाइड्रोजन परमाणु का अनुपात कितना है 6:2, अर्थात 3:1 है। अतः यही अनुपात उत्पाद 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन का होना चाहिए, जबकि वास्तव में दोनों उत्पाद लगभग बराबर भागों में प्राप्त होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि द्वितीयक मुक्त मूलक अपनी निर्धारित संख्या से 3 गुने अधिक बनते हैं। जैसे अब इस आइसोब्यूटेन में क्लोरीनीकरण कराएं तो हमें 2 संभावना होगी। आइसोब्यूटेन का क्लोरीनीकरण कराने पर हमको आइसोब्यूटिल क्लोराइड प्राप्त होता है, जो होता है 64%, जबकि 3 डिग्री क्लोरीनीकरण कराने पर 36% प्राप्त होता है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। आइसोब्यूटेन के अणु में 9 प्राथमिक हाइड्रोजन परमाणु है, जबकि केवल 1 तृतीयक हाइड्रोजन परमाणु होता है। अतः प्राथमिक मुक्त मूलक व तृतीयक मुक्त मूलक बनने की संभावना 9:1 होती है, और इसी अनुपात में आइसोब्यूटिल क्लोराइड व तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड बनने चाहिए। किंतु ध्यान रखना बच्चों, लगभग 2:1 के अनुपात अर्थात 9:4.5 के अनुपात में उत्पाद बनते हैं, अर्थात तृतीयक हाइड्रोजन परमाणु के निकलने की अर्थात तृतीयक मुक्त मूलक बनने की संभावना निर्धारित संख्या से लगभग 4.5 गुना अधिक है। यहाँ भी यही कारण है, तृतीयक मुक्त मूलक के बहुत स्थायी होने के कारण इसकी संकीर्ण ऊर्जा प्राथमिक मुक्त मूलक बनने की तुलना में बहुत कम होती है, अतः यह आसानी से बन जाते हैं।